will teach you हिंदी ग्रामर फर्स्ट लेसन, भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण. Now we shall study exercise questions. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक. आज मैं आपको कक्षा 8 मानक नयन व्याकरण के पाठ 1 भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के अभ्यास प्रश्नों का उत्तर मैं बताऊंगा. आप लोग सम्मिलित होकर के सुनिए और आवश्यकता अनुसार उससे अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए. तो भाषा से क्या अभिप्राय है? फर्स्ट क्वेश्चन, भाषा से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय है, इसे आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे. भाषा क्या है? भाषा विचारों के विनिमय का माध्यम है. विचारों के, अपने भावनाओं के एक्सप्रेस विनिमय का साधन है भाषा. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को पढ़कर, लिखकर और बोलकर व्यक्त कर सकते हैं तथा उसी प्रकार से हम दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं. तो भाषा के रूप 2 हैं, मौखिक और गद्य. तो भाषा के 2 रूपों के नाम लिखिए. दूसरा प्रश्न है, भाषा के 2 रूपों के नाम लिखिए. आप अच्छी तरह जानते होंगे भाषा के 2 रूप हैं. पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित. तो ये भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित. मुख्य रूप से 2. कभी कभी सांकेतिक भाषा को भी भाषा माना जाता है. ये गुप्तचरों की भाषा होती है और आप देखे होंगे कि सड़क यातायात पुलिस भी इसका प्रयोग करती है. तीसरा है लिपि. आपको अच्छी तरह बताए होंगे लिपि क्या है, स्क्रिप्ट क्या है. भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं. किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं. हिंदी की लिपि देवनागरी है. इसके पहले ब्राह्मी, खरोष्ठी हमारी प्राचीन लिपियाँ थी. परिवर्तन होते होते हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि बनी है. संस्कृत की, मराठी की भी लिपि है. उर्दू की लिपि फारसी है. अंग्रेजी की रोमन है. पंजाबी की गुरमुखी है. हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? इसका विकास किस लिपि से हुआ? चौथा, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है. इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ. हिंदी की जो वर्तमान में लिपि है वह देवनागरी लिपि है और इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ. तो यह रहा चौथे प्रश्न का उत्तर. पांचवा है बोली किसे कहते हैं? कि 4 बोलियों के नाम लिखिए. तो आप लोग बोली जानते हैं, यह स्थानीय कम सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली संपर्क भाषा होती है और यह भाषा की अपेक्षा कम क्षेत्र में बोली जाती है. इसका अपना कोई लिपि नहीं होती है. तो कुछ भाषाओं के नाम भोजपुरी और कुछ बोलियों के नाम भोजपुरी, ब्रज, अवधी और हरियाणवी, ये सब बोलियां हैं. मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है? 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं. मौखिक और लिखित, मौखिक और भाषा और बोली में अंतर हो गया. मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है? 7वां प्रश्न है. मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो बोलकर व्यक्त की जाती है, जिसका कोई लिखित आधार नहीं होता है या अस्थायी रूप होता है भाषा का. तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं. जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, संगीत, कविता, गोष्ठी का आयोजन, कविता का पाठ आदि. लेकिन लिखित भाषा का अपना एक लिपि होती है, एक इनका स्थायी लिखित लिखा हुआ रूप होता है और ये भाषा का स्थायी रूप है. इसे पढ़ करके व्यक्त किया जा सकता है. व्याकरण किसे कहते हैं? इसके कितने अंग हैं?
जैसा आप लोग जानते होंगे, व्याकरण किसी भी भाषा का शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना समझ में आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, तो भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी तब तक नहीं हो सकती जब तक व्याकरण का अध्ययन न किया जाए। तो कितने अंग होते हैं? तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण, शब्द और वाक्य विचार के अंतर्गत इसको 3 भागों में बांटा गया है। वर्ण में वर्णों का अध्ययन, शब्द में शब्दों का अध्ययन और वाक्य में पूरे वाक्य का अध्ययन किया जाता है। तो इसके 3 प्रमुख अंग हैं, वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। ये 3 विभाग इसको कह सकते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार, ये 4 भाग आपने दिए गए हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, पद विचार, ये 4 भाग हैं। तो हम 4 भागों में से बांट सकते हैं। अब आते हैं ब प्रश्न की ओर। अ प्रश्न में सभी लिखित प्रश्न थे। अब ब प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसको आप अपने पुस्तक में भी भर सकते हैं और साथ में अपने उत्तर पुस्तिका में भी उत्तर लिख सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वह आप करें। तो भाषा की लघुत्तम इकाई आप लोग जानते होंगे। ख उत्तर सही है, बाढ़। भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ख उत्तर सही है, बाढ़। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भाषा के रूप होते हैं। भाषा के रूप होते हैं तो रूप होते हैं, ये का उत्तर सही है, 2। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो लिखित, मौखिक लिखित 2 रूप होते हैं। देवनागरी लिपि का विकास, ख ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास, उत्तर ख सही है, ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से हुआ। अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, हिंदी। तो घ विकल्प सही है, हिंदी। पांचवा प्रश्न, तो बात का 5वां प्रश्न देखते हैं। शब्दों की बनावट, भेद, रचना का विचार जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे हम कहते हैं शब्द विचार। द उत्तर सही है, शब्द विचार। शब्द विचार। तो ये रहे बा प्रश्न के उत्तर। पहला, भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। दूसरा, भाषा के रूप होते हैं 2। तीसरा है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी लिपि से। चौथा है, हिंदी भारत की राजभाषा है और राष्ट्रभाषा है। और 5वां, शब्दों की बनावट, भेद, रचना, विचार जिसके अंतर्गत किया जाता है वो शब्द विचार करते हैं। तो इस प्रकार से खत्म होता है ये ब प्रश्न। अब हम चलते हैं स प्रश्न की ओर। स प्रश्न, स प्रश्न क्या है उस पर हम विचार करते हैं। देखते हैं स प्रश्न क्या है। स प्रश्न, स का पहला प्रश्न हम देखते हैं। भाषा भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है। तो हम भर देते हैं इसमें आदान प्रदान, आदान और प्रदान। संपर्क योजक चिन्ह होगा इसमें आदान और प्रदान के बीच में, प्रदान। दूसरा है, भाषा की भारत की हिंदी है तो राजभाषा। इसमें पहले में आदान प्रदान, दूसरे में राजभाषा। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं, यह हिंदी है। हिंदी एवं संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। देवनागरी, मराठी भाषा की भी लिपि देवनागरी लिपि है। भारत के संविधान में भाषाओं को मान्यता दी गई है 22। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। और किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाले भाषा का स्थानीय रूप कहा जाता है बोली। छठा प्रश्न भी है। छठा प्रश्न देख लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया। इसमें भरा जाएगी हिंदी। तो ये
सब प्रश्न का उत्तर है पहला आदान प्रदान, दूसरा राजभाषा, तीसरा देवनागरी, चौथा बारिश और पांचवा बोली, छठा हिंदी। तो इस प्रकार से हम 10 प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 प्रश्न अगर आप इसे पढ़े होंगे तो ये आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो हिंदी का संबंध ये है, भाषा और लिपियां हैं, भाषा और लिपियां, इनका मिलान करना है। तो हिंदी पहला है, उसका देवनागरी, हिंदी का संबंध है देवनागरी। दूसरा है पंजाबी का संबंध गुरमुखी, और तीसरा है उर्दू, उर्दू का संबंध है फारसी। फारसी से है। और चौथा है अंग्रेजी का संबंध रोमन से। और पांचवा है संस्कृत, यह भी देवनागरी। ये 10 प्रश्न का उत्तर हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी, उर्दू फारसी, अंग्रेजी रोमन, संस्कृत देवनागरी, इनका संबंध है भाषाओं का उनके लिपियों के साथ। अब है यह प्रश्न, यह प्रश्न में दिया गया है कि सही और गलत के, सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है, गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो व्याकरण भाषा को शुद्ध करता है, सही। ये सही है। दूसरा, हिंदी भारत की राजभाषा है, सही है। सही है। पंजाबी भाषा की लिपि देवनागरी है, गलत। ये गलत। 2 सही हैं, आरंभ के और अंतिम गलत है। इसके बाद गतिविधि पर जो निर्धारित प्रश्न है उसे आप कर लेंगे। तीसरा प्रश्न में आप इसके असमिया भरेंगे और चौथे में अंग्रेजी, असमिया और अंग्रेजी गतिविधि के प्रश्नों में भर लेंगे। तीसरे में असमिया और चौथे में अंग्रेजी। तो इस प्रकार पहले पाठ के प्रश्न समाप्त होते हैं। पहले पाठ के प्रश्न समाप्त होते हैं, प्रकरण बदल जाता है यहाँ पे। अब हम दूसरे पाठ की ओर चलते हैं और प्रकरण का नाम लिख लेते हैं। तो प्रकरण क्या है देखते हैं। दूसरा पाठ, वर्ण विचार। पाठ 2, सेकेंड लेसन, वर्ण विचार। वर्ण विचार जैसा ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार जैसा आप जानते होंगे, वर्ण किसे कहते हैं, लेटर्स। वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई जिसके अन्य छोटे टुकड़े न किए जा सके उन्हें वर्ण कहते हैं। आप लोग जानते होंगे वर्ण सबसे छोटी भाषा की इकाई है जिसके अन्य छोटे टुकड़े न किए जा सके, वर्ण कहते हैं। वर्णों के क्रमिक और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण और वर्णमाला की परिभाषा
आपको बताई जा चुकी है। तो वर्ण मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर की परिभाषा आप लोग जानते होंगे। स्वर जैसा स्वयं राजन्ते ईश्वरा, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण स्वयं होता है, अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर कहते हैं। स्वर में मुख खुला रहता है। तो स्वर हिंदी में 11 हैं। आप उन्हें विभिन्न भागों में ह्रस्व, दीर्घ स्वर तथा संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ और ई, और दीर्घ स्वर में लिखेंगे आ, ई, उ, और इसमें ए, आए, ओ और औ। ये इस प्रकार 11 हो गए। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। आप लोग समझ चुके होंगे 11 स्वर हैं। स्वर के प्रकार ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का उच्चारण लगता है, दीर्घ में 2 मात्रा और प्लुत में 3 मात्रा। प्लुत का उदाहरण है ओम, ह्रस्व का उदाहरण है आ, ई, उ, रे, तथा दीर्घ का आ, ई, उ। तो इस प्रकार से हम इन वर्णों से, स्वर से परिचित हुए। तो स्वर के बाद चलते हैं व्यंजन अयोगवाह की ओर। अयोगवाह वे वर्ण हैं जो ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं, ना तो व्यंजन के अंतर्गत। अंग और अ, 2 अयोगवाह। तो स्वर हुए 11, अयोगवाह हुए। अब चलते हैं वर्ण में व्यंजन की। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। व्यंजन में पहले हम स्पर्श वर्ण की ओर चलते हैं। स्पर्श वर्ण जैसा आप लोग जानते हैं का, दियो, माँ, शान, स्पर्श। का से लेकर के माँ तक के वर्णों को स्पर्श करते हैं। इसमें जीवा तालु को स्पर्श करती है। तो का, खा, गा, गा, हंगा का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। छ, छ, ज, झ, या श वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ट, ठ, ड, ड, अड़ ये क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और त, ख, द, द, न ये त वर्ग के अंतर्गत आते हैं। प, फ, ब, ब, म या प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार से कुल 25 वर्ण आते हैं जिन्हें हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। और इन्हें क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5। इस प्रकार से स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होती है। इनके अंतिम जो वर्ण होते हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इनमें नासिका का सहायता लिया जाता है। मुख से नासिका उच्चारण वर्ण अनुनासिक संज्ञा साथ, तो मुख के साथ जो नासिका से वर्ण उच्चारित होते हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे अंग, इया, ण, न, म ये अनुनासिक वर्ण हैं। इसके बाद आते हैं ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण आते हैं। तो अंतस्थ वर्ण में जिनका अंदर ही उच्चारण होता है से भी वावल कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं इनको। तो ये या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा ये 4 होते हैं जिन्हें हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ऊष्म वर्ण, शलोष्माण, इसमें मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है। श, 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 ह ये 4 वर्ण होते हैं जिन्हें हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण की ओर चलते हैं। संयुक्त वर्ण मुख्य रूप से 4 हैं। छ, त्र, झ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ क और खटकोण वाले श से बनता है। त्र, त और र से बनता है। ज्ञ, च और य से बनता है।
इसी तरह स, श और बड़ा श और र से बनता है। ये रहे संयुक्त वर्ण। अब संयुक्त वर्ण को हम लिख चुके हैं, तो संयुक्त वर्ण हो गए। इसके बाद कुछ वर्ण ऐसे हैं जो बाहर से आगत होते हैं, वहाँ लिए गए हैं, तो उनको ये सब हैं वर्ण, तो उन्हें हम जो होता है कि आगत वर्ण कहते हैं, जो बाहर से लिए जाते हैं। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है, 52 52। हिंदी में कुल वर्ण 52 है। स्वर व्यंजन आदि सभी को मिला करके 52 वर्ण हैं। तो आगत वर्ण में जो नुक्ता वाले वर्ण हैं, क, ख, ग, ज, फ, ये सब वर्ण हैं, जिनमें नुक्ता जरा, जोर, जबरा और ये सब। तो अब हिंदी में हमने वर्णों को बताया कि कुल संख्या होती है। तो आज का पाठ बस यहीं तक समाप्त होता है, और शेष आप अगले दिन पढ़ेंगे। वर्णों के बारे में हम विचार करेंगे।